हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी को यहाँ पर जो है मैथ्स का जो पहला चैप्टर है आपका संबंध और फलन, इससे आप सभी को पता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर इससे जो है 1 या 2 देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने बताया था इसके जितने भी बेसिक रूल यानी कि जो इंपॉर्टेंट रूल हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी वीडियो लेक्चर में पूरे सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग यहां पर जो है पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इसकी पीडीएफ जो है आपको एलवी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहां पर मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज्यादा नहीं करूंगा, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। यहां पर आपको मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताना है। अब यहां पर इसमें जो बेसिक रूल है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर में एक तुल्यता संबंध से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको पता है कि 3 चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो आपको पता है स्वातुल्य की कंडीशन होती है, एक सममित की होती है, इसके अलावा एक संक्रामक की होती है। जब ये तीनों कंडीशन कहीं पर अप्लाई होती हैं तो वहां पर जो संबंध होता है वो आपका तुल्यता संबंध होता है। तो यहां पर अगर आपको पहले से काफी चीजें आती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका यहां पर रिवीजन हो जाए अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है तब भी परेशान नहीं होना। यहां पर इसीलिए मैंने सारे बेसिक रूल जो इंपॉर्टेंट हैं मैंने सारी चीजें नहीं लिखी हैं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट मत करिएगा कि छूट गया, ठीक है। यहां पर जितनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं केवल मैं आपको वही बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपको ये रिलेशन दिया गया, मान लीजिए ये एक रिलेशन दिया गया है और इसका यहां पर ये इनवर्स फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये तो आपकी कंडीशन होती है। इसको मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर आपको ये इनवर्स फंक्शन जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी जो आपके लिए सबसे जरूरी है वो समझिए, जैसे कि यहां पर स्वातुल्य यानी कि कोई भी संबंध आपका स्वातुल्य है, ये आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या लिखा गया है आर, और ये ए आपका कहां से आया है, ये ए से आया है। ए का मतलब होता है समुच्चय, ये जो आपको दिया गया है इस कैपिटल ए का मतलब क्या है, ये आपका यहां पर समुच्चय दिया गया है। तो यहां पर इस समुच्चय का एक अवयव कौन सा है, आपका स्मॉल ए है। तो अगर इस स्मॉल ए का संबंध स्वयं के साथ हो, यहां पर याद रखिएगा ये जो मैंने लिख रखा है इससे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए ए रिलेशन टू ए करके, जैसे कि मैंने यहां पर क्या लिखा है ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, इससे आप ए रिलेशन टू ए करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो संबंध दिया गया है यही आपको लिखना है, चाहे तो आप ए रिलेशन टू ए लिख दीजिए या फिर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये जो है आपका इस संबंध से आएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर स्वातुल्य का संबंध क्या होगा, जो भी अवयव होगा उसका स्वयं के साथ यहां पर कुछ ना कुछ संबंध होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सममित, दूसरी कंडीशन क्या होती है सममित की, जैसे कि यहां पर देखिए क्या लिखा मैंने ए रिलेशन टू बी, तो यहां पर ध्यान दीजिए बी का संबंध भी किससे होगा, ए से होगा। इससे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, जो मैंने ये लिखा था उससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और फिर यहां पर अगर ए कॉमा बी आपका आर में है और इसके अलावा बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और यहां पर जो आप बता सकते हैं कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, इस तरीके से आप यहां पर इसे लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा यहां पर जो है सममित की कंडीशन क्या होगी, ए कॉमा बी का संबंध यहां पर आर में है तो बी कॉमा ए भी आपका इसमें होना चाहिए, तभी वो संबंध जो होगा आपका कैसा होगा, सममित संबंध होगा। इसी तरीके से आपका एक होता है प्रतिसममित। प्रतिसममित में क्या होता है, अगर यहां पर ए का रिलेशन किससे है, बी से है और बी का रिलेशन ए से है, तो यहां पर कंडीशन क्या होती है कि ए और बी दोनों या क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तब इससे हम लोग बोलते हैं प्रतिसममित संबंध। और ए और बी क्या है, ये आपके समुच्चय से लिए गए अवयव हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा देखिए जो सबसे जरूरी है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए अगर ए रिलेशन टू बी दिया गया है, बी रिलेशन टू सी दिया गया है, यानी कि इसे आप ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा, यहां पर आप लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इस तरीके से, और यहां पर जो है बी कॉमा
सी बिलोंग टू आर, अगर ऐसा दिया गया है यानी कि ए कॉमा बी आपका आर से आया है, इसके अलावा बी कॉमा सी भी आपका आर में है, तो इसका मतलब यहां पर ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। फिर यहां पर जो है बिलोंग टू आर, इस तरीके से भी आप यहां पर इसे लिख सकते हैं। तो ये संबंध आपका कौन सा हो जाएगा, संक्रामक। बस ये जो कंडीशन लिखी गई हैं यही आपको अच्छे से तैयार करना है। बस जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर यही कंडीशन ही आपको लागू करनी है, यही आपको अप्लाई करनी है, उसी के अनुसार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है यहां पर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो आप लोग वीडियो की स्पीड स्लो करके भी आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, लेकिन यहां पर जो आपको इनमें जितने भी रूल हैं ये आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, ये याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका तत्समक संबंध। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, यानी कि अगर ए कॉमा बी आपका कहां से लिया गया, रिलेशन यानी कि संबंध है, इसमें ए का बी से संबंध है और यहां पर ए और बी दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, और यहां पर ए और बी क्या है, ये आपके समुच्चय ए से लिए गए अवयव हैं। तो यहां पर ये संबंध कैसा होगा, ये आपका जो संबंध होगा ये फिर आपका तत्समक संबंध हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो बात हुई यहां पर जो है संबंध की, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें जितने भी रूल बताए गए हैं इन्हें आप एक बार अच्छे से सभी लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आपको पता है कि यहां पर जब के फलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि एकैकी फलन है, आच्छादक फलन है, या एकैकी आच्छादक है, या बहु एक फलन है, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। देखिए मैंने इनको यहां पर जो है परिभाषा के रूप में लिखा है। आपको इन्हें समझने के लिए सबसे जरूरी है इन्हें आप फिगर के द्वारा समझिए। पहले आप ये परिभाषा देखिए, फिर मैं आपको फिगर के द्वारा एक एक समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देखिए यहां पर एकैकी की कंडीशन क्या होती है, देखिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी कि दो फंक्शन यहां पर दिए गए हैं आपके बराबर, और यहां पर देखिए x1 और x2 क्या है, आपस में बराबर दिए गए हैं, और यहां पर ये जो x1 और x2 हैं बिलोंग्स टू क्या है। क्या आप 90% लाने के टेंशन में हो? आराम से सांस लो, क्योंकि आपके लिए है टॉपर्स मेकर बैच, जिसमें पिछले 10 वर्षों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस, पिछले 3 वर्षों के अनसॉल्व्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस, पीसीएम के जबरदस्त फॉर्मूला नोट्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपर्स नोट्स, ये सब अभी सिर्फ 199 में मिलेगा। तो एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अभी बैच ज्वाइन करो, देर मत करो। अगर ऐसे ही लिमिटेड टाइम में 90% स्कोर करना है, जल्दी करो, सीट्स लिमिटेड है। आपका ए, अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी समझ में एकैकी फलन यहां पर कम आए। अब इसको समझना कैसे है, देखिए यहां पर एकैकी को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एकैकी फलन की। अब इसको फिगर के द्वारा समझ लीजिए तो आपको यहां पर ये जो है इसके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपके पास 2 दिए गए हैं, ठीक है, एकैकी फलन की बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया है 1 2 3, फिर यहां पर आपको दिया गया है ए बी सी, ठीक है। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, एकैकी। अब देखिएगा यहां पर जो ये मैंने लिखा है एकैकी फलन, इसमें भी आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका एक ये फिगर आपको प्रदर्शित कर दिया है, मान लीजिए ये पहला है, इसके अलावा देखिए दूसरा, तो आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है और इसमें मैंने यहाँ पर दे दिया है 1 2 3, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है जब एकैकी की बात होगी तो यहाँ पर देखिए इससे हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, और ये आपका होता है इमेज, यानी कि इससे बोला जाता है प्रतिबिंब और इससे बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब। इससे हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे और इससे क्या बोला जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब। तो अगर यहाँ पर एकैकी फलन होगा तो इसका जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि इसका प्रतिबिंब मान लीजिए ये है, इसका प्रतिबिंब ये है और इसका प्रतिबिंब ये है, यानी कि प्रत्येक अवयव का
एक ही प्रतिबिंब होगा, यानी कि प्रत्येक अवयव जो है यहाँ पर एक ही अवयव से मैपिंग करेगा, बोल सकते हैं आप, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रतिबिंब हैं उनका ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है सभी अवयवों के लिए एक ही प्रतिबिंब है, तो इससे हम लोग बोलते हैं एकैकी। ठीक है, लेकिन अब इसी में ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है जितने भी आपके प्रतिबिंब हों इनका यहाँ पर जो है पूर्व प्रतिबिंब हो। जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पर इसका ये प्रतिबिंब हो गया, इसका ये प्रतिबिंब हो गया और इसका ये प्रतिबिंब हो गया, लेकिन ये बी देखिए, इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोई भी अवयव जो है इसमें नहीं दिया गया है आपका। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इसमें जो भी प्रतिबिंब है उसका पूर्व प्रतिबिंब में कोई ना कोई अवयव हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मेन क्या याद रखना है कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा, तो इससे क्या बोला जाएगा, इससे बोला जाएगा एकैकी फलन। ठीक है, ये आपका कौन सा फलन होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एकैकी फलन। इस तरीके से ये आप समझ लेंगे, ये होगा आपका एकैकी। इसके अलावा देखिए, अब एक आप समझ लीजिए यहाँ पर जो है बहुएक फलन। अब हम लोग बात करेंगे, एकैकी फलन हो गया, इसके बाद अब हो जाएगा आपका बहुएक फलन। तो अब देखिए बहुएक के लिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3, इसके अलावा देखिए ए बी, इस तरीके से आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से सी। तो बहुएक में क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी आपके ये प्रतिबिंब दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसका यहाँ पर प्रतिबिंब ये है और इसका भी प्रतिबिंब यहाँ पर आपका ये हो गया, इसके अलावा इसका प्रतिबिंब आपका ये हो गया, तो यहाँ पर जो है दो अवयवों का देखिए एक ही प्रतिबिंब हो रहा है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुएक प्रतिबिंब बोला जाएगा। ठीक है, हो सकता था कि इसका भी प्रतिबिंब आपका यही होता, तो ये हो सकता है। बहुएक में क्या होगा, यहाँ पर जो है आपके दो अवयव या तीनों अवयव का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन इसमें क्या था, आपका एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब अगर है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोला जाता है एकैकी फलन। और अगर यहाँ पर दो अवयव का एक प्रतिबिंब है या तीन अवयव का एक प्रतिबिंब है तो उससे हम क्या बोलते हैं, बहुएक। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए एक फंक्शन दे दिया जाए f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, तो अब आपको पता है कि अगर x की जगह पर आप 1 रखेंगे तो इधर इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप x की जगह पे -1 रखेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब भी आपका 1 है और -1 का भी प्रतिबिंब कितना है, 1 ही है। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो आपके क्या होंगे, बहुएक फलन कहलाएंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, बहुएक फलन। अब इसके बाद देखिए अगला हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आच्छादक की। अब देखिए यहाँ पर जब आच्छादक की बात होगी तो आच्छादक के लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर जो आपको एक फंक्शन दिया गया है, इसमें मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ पर आपको दिया गया है ए बी सी। इस तरीके से देखिए आच्छादक और एकैकी लगभग आपके सेम ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए इसका कोई भी अवयव यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये एक अवयव आपका खाली छूट गया है, एक प्रतिबिंब यहाँ पर ये खाली छूटा है, इसका कोई भी अवयव आपका इसमें नहीं है। लेकिन आच्छादक में ऐसा नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर इस प्रतिबिंब में कोई भी अवयव आपका खाली नहीं रहेगा, जितने भी अवयव हैं आपके सभी का जो है कोई ना कोई यहाँ पर जो है प्रतिबिंब होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दिए गए हैं इनका जो है पूर्व प्रतिबिंब में कोई ना कोई अवयव अवश्य होगा, ये आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन होगी आपकी, ये किसकी होगी, यहाँ पर ये कंडीशन आपकी हो जाएगी आच्छादक के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये आपका क्या होगा, आच्छादक होगा। जैसे कि हम लोग बात करें, मान लीजिए ये आपका दिया गया है यहाँ पर आच्छादक के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसी आच्छादक को हम लोग एक और यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। आच्छादक में ही ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये है आपका, ये आपको दिया गया है और ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दिया गया 1 2 3,
यहाँ पर आपको दिया गया है ए और बी, इस तरीके से। अब की बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है दूसरे वाले में मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर जो है अब देखिए तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बी हो गया, ठीक है, और इसका भी प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया। लेकिन देखिए इसमें मेन चीज क्या है आपकी, जो ये वाला भाग है इसमें कोई भी अवयव आपका छूटेगा नहीं, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब में कोई ना कोई उसका अवयव अवश्य होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, इसमें एक अवयव देखिए आपका छूट रहा था एक एक ही वाले में, और इसके अलावा क्या था, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब था। इसमें ये जरूरी नहीं है एक अवयव के, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके दो अवयव दिए गए, यानी कि इन दोनों का एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी अवयव छूटेगा नहीं। इसमें भी देखिए बहु एक में क्या था आपका, दो अवयव जो है एक ही प्रतिबिंब था, लेकिन एक अवयव यहाँ पर छूट रहा था, तो ये आपका बहु एक होगा। लेकिन ये वाला जो होगा इससे आप क्या बोलेंगे, इससे बोला जाएगा यहाँ पर जो है आच्छादक। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इस वाले में कोई भी अवयव आपका यहाँ पर छूटेगा नहीं, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा एक। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एकाएकी आच्छादक की, यानी कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके एकाएकी भी होते हैं और आच्छादक भी होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एकाएकी आच्छादक की। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अब जब एकाएकी आच्छादक की बात होगी, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इसमें आपको दिया गया है 1 2 3, यहाँ पर आपको दिया गया है ए बी सी, इस तरीके से एक में आपको दिया गया है 1 2 3 और फिर दूसरे में आपको दिया गया है यहाँ पर ए बी सी। तो अब देखिए अभी आपको एकाएकी की कंडीशन में क्या बताया गया था, एकाएकी में आपको ये बताया गया था कि प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब होगा, यानी कि प्रत्येक अवयव यहाँ पर एक ही से मैपिंग कर रहा है। इसके अलावा इसमें कोई भी अवयव देखिए आपका छूटा नहीं है, जितने भी प्रतिबिंब हैं उनका कोई ना कोई अवयव आपका इसमें दिया गया है। तो इसका मतलब ये एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। इसी को आप दूसरे फिगर से समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर जो है इसमें दे दिया गया 1 2 3, फिर यहाँ पर है ए बी सी, इतना हो गया, ये हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए इसका प्रतिबिंब ये क्या हो गया आपका ए हो गया, यानी कि यहाँ पर जो 1 दिया गया है इसका प्रतिबिंब ए हो गया। अब जरूरी नहीं कि यही हो इसका प्रतिबिंब, हो सकता है मान लीजिए इसका प्रतिबिंब इस तरीके से दिया गया हो, इसका प्रतिबिंब ये हो और इसका प्रतिबिंब ये हो। बस कंडीशन इतनी याद रखिएगा कि यहाँ पर भी एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। इसके अलावा इस प्रतिबिंब वाले भाग में, यानी कि जो सह डोमेन वाला भाग है, इसमें कोई भी अवयव आपका छूटेगा नहीं, उसका जो है कुछ ना कुछ प्री इमेज इसमें जरूर होगी, ये याद रखिएगा। तो ये आपका होगा एकाएकी आच्छादक, ये आपका एकाएकी में हो जाएगा, ये आपका आच्छादक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बहु एक फलन। तो वही यहाँ पर जो है मैंने इसमें लिख रखा था एकाएकी फलन के लिए। कंडीशन के द्वारा देखेंगे तो आप इस तरीके से, एकाएकी कंडीशन क्या है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) बराबर यहाँ पर क्या लिखा गया x1 और x2। तो यहाँ पर जो आपके x1 x2 होते हैं ये समुच्चय a से लिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहु एक में क्या होगा आपका x1 और x2 ये दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन आपका जो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन इनके मान देखिए ये बराबर में लिखे गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये आपका आच्छादक फलन के लिए जो आपका एफ ए है देखिए बी, यानी कि सह डोमेन के बराबर होगा। यहाँ पर जो फंक्शन है आपका, यानी कि जो परिसर दिया गया है, अगर वो यहाँ पर सह डोमेन के बराबर है तो भी आपका फंक्शन क्या होगा, उससे हम लोग आच्छादक फंक्शन यहाँ पर बोलेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपका एक ये अंतःक्षेपी फलन होता है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो है आपके ज्यादा इसी पे पूछे जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा अगर कहीं पर भी कोई फंक्शन दिया गया है और उसका उपसमुच्चय बी यानी कि सह डोमेन में है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं,
अंतःक्षेपी फंक्शन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, इन्हें फलन बोला जाता है। तो ये जितने भी इसके बेसिक जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बस उनको आपको अच्छे से एक बार देख के तैयार कर लेना है। कौन कौन सी कंडीशन? एक स्वातुल्य, सममित, संक्रामक, जिनको तीनों अप्लाई होंगी वहां पर आपका हो जाएगा तुल्यता संबंध। एक तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आपका एक है कि फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है, बहुएक फलन क्या होता है, और एक है कि आच्छादक क्या होता है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको यहां पर जो है ये ग्राफ के द्वारा भी बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ जो आपको एलवी क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं सभी लोग। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात करूं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर इसमें पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये अभी किसी अनसॉल्व सेट में मैंने सॉल्व भी कराया था। ठीक है, आपको fx दे दिया गया और इसके अलावा आपसे बोल दिया जाएगा कि gx बराबर साइन एक्स, मान लीजिए ये दे दिया गया। तो आपसे यहां पर ज्ञात करने के लिए क्या क्या बोला जा सकता है? देखिए, आपसे ज्ञात करने के लिए एक तो बोला जाता है फॉग, जिसे हम लोग बोलते हैं FOG। एक तो आपसे ये ज्ञात करने के लिए बोला जा सकता है, चलिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट वाइज लिख देते हैं पहला। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपसे यहाँ पर जैसे कि ये फॉग हो गया, उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है गॉफ एक्स, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आपका होता है FOF, जिसे आप फॉफ बोल सकते हैं, एक्स, ये पूछा जाता है। और एक आपका होता है GOG एक्स, जिसे आप गॉग एक्स भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके 1 नंबर या फिर 2 नंबर में अक्सर देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर से। बहुत ही सिंपल है। तो ये चारों मैं आप सभी को एक ही क्वेश्चन में जो है वो समझा दूंगा, ताकि किसी को भी कोई इसमें डाउट ना रह जाए। तो सभी को ये चीजें देखनी है। देखिए, बस आपको इनके मतलब समझने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी। जैसे कि सबसे पहला देखिए, यहां पर क्या है, FOG। ठीक है, इसे आप FOG एक्स बोल सकते हैं या फिर इसे आप फॉग एक्स बोल सकते हैं। देखिए, FOG का मतलब क्या है? इसका मतलब है FO का मतलब आप ऑफ पढ़िए, तो F ऑफ GX, इसे ऐसा लिखते हैं। तो FOG यानी कि जो फॉग एक्स लिखा है, इसका मतलब F ऑफ GX, क्या बोलेंगे? F ऑफ GX, तो ऐसा लिख दिया गया। अब देखिए यहां पर हो जाएगा F, अब यहां पर देखिए GX बराबर कितना दिया गया? साइन एक्स। तो GX की जगह पे आप मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, इतना हुआ। अब देखिए यहां पर फंक्शन में क्या था? FX, तो बराबर में कितना था? एक्स स्क्वायर। तो F और इसे आप x मान के चलिए, तो जब आप इसे x मान के चलेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि ये बनेगा साइन का स्क्वायर। इस तरीके से ये इतना आ जाएगा। बस आपको इन्हीं फंक्शन के अनुसार आपको इसे सॉल्व करना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसे क्या लिखा जाएगा। तो पहले GX बना, इसका मान हम लोगों ने लिखा। अब ये FX के रूप में बन गया, इसे आप x मान के चलेंगे, तो यहां पर x था तो एक्स स्क्वायर हो गया था, तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया। एक तो आपका ये बन जाएगा। इसके अलावा देखिए यहां पर सेकंड जो दिया गया आपको, ये दिया गया है GOF एक्स, जिसे हम लोग गॉफ एक्स बोल सकते हैं। तो यहां पर जो है अब इसमें बात हुई है गॉफ एक्स की, इसे क्या लिखेंगे? इसे आप लिख सकते हैं G ऑफ FX, इतना हुआ। तो अब देखिए यहां पर हो जाएगा G FX कितना है आपका? एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब बराबर में आ जाइए, देखिए यहां पर GX बराबर कितना है? साइन एक्स, यानी कि जब यहां पर x था तो यहां पर कितना आया? x। उसी तरह जब यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर। यहां पर जो था वही यहां पर आपका लग जाएगा। तो ये आपका दूसरा ज्ञात हो गया। इसी तरीके से देखिए अब तीसरा, यानी कि ये गॉफ मिल गया। अब आपका फॉफ, जिससे आप FOF एक्स। अब देखिए अगर यहां पर मैं बात करूं तो इससे आप क्या लिखेंगे? F ऑफ FX, तो ये हो जाएगा FX का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर।
तो अब देखिए यहाँ पर फिर से एफ एक्स था तो इसका होल स्क्वायर हुआ, अब ये फिर से एफ एक्स के रूप में बन गया। अब इसका फिर से जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना बन जाएगा आपका एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ये इतना आ गया। इसी तरीके से देखिए चौथा वाला जो दिया गया है, यानी कि गॉग एक्स, जिसे कि आप लिख सकते हैं जी ऑफ जी एक्स। तो देखिए ये हो जाएगा आपका जी इस तरीके से। अब जी एक्स का मान रखेंगे तो ये कितना है आपका साइन एक्स, ये आ गया बराबर। देखिए अब जी ये फिर से एक्स बन गया आपका, ठीक है, इससे आप एक्स मान के चलेंगे तो जी एक्स यहाँ पर था तो यहाँ कितना है एक्स, उसी तरीके से इसे लिखेंगे आप साइन। अब जहाँ एक्स था उसकी जगह पर ये पूरा, यानी कि ये बन जाएगा आपका साइन एक्स इस तरीके से। तो ये आपका जो है यहाँ पर इन चारों के मान आ जाएंगे, यानी कि ये जो है यहाँ पर चारों के आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर फॉग, गॉफ, फॉफ और ये गॉग जो दिए गए हैं इनके मान जो है यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत भी इनमें नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको एक बार यहाँ पर ये समझना है कि जो फॉग लिखा है इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ लिखा है इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स। बाकी जो यहां पर मान दिए जाएंगे उसके अनुसार आपको आगे इन्हें सॉल्व करना रहेगा। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, तो इसमें भी आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप सीख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जिस टाइप के आपसे पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव में अक्षर देखने को मिल जाएंगे। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक आपको फंक्शन दिया गया है और एफ एक्स बराबर दिया गया 3x द्वारा परिभाषित है, तो इसमें आपको बताना है ये कंडीशन कौन सी सही होगी। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अब आपको पता है जो एकेकी की अगर हम लोग बात करें तो एकेकी के लिए क्या फंक्शन होता है, अभी मैंने बताया था एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ कितना है 3x, उसी प्रकार से यहाँ पर x1 है तो ये कितना आएगा आपका 3x1, यहाँ x2 है तो ये कितना आएगा आपका 3x2, यानी कि यहाँ पर जो है 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा x1 बराबर x2। अब x1 बराबर x2 आया, इसका मतलब यहाँ पर फलन आपका क्या होगा, एकेकी हो जाएगा। यहाँ पर आप बताएंगे कि एकेकी है, यहाँ पर जो आपका फलन होगा वो कैसा होगा, एकेकी हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन अभी आपको बताई गई है उसके अनुसार यहाँ पर ये जितना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका f एकेकी हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है एफ एक्स बराबर 3x। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये मान लेते हैं y यहाँ पर इतना मान लिया गया। तो अब अगर इसकी जगह पे y रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू ज्ञात करें तो 3 इसके बट्टे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका y बट्टे 3, इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ गया आपका y/3 आ गया, और आपको पता है कि ये जो होगा ये बिलोंग टू r, यानी कि इसका संबंध यहाँ पर r में होगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं y/3, तो बराबर जहां भी यहाँ पर दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा 3, x की जगह पे कितना लिखेंगे आप y/3, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा y। देखिए ये आपका यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना आ गया y, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि f का परिसर बराबर यहाँ पर जो आया है ये आपका सह प्रांत के बराबर हो जाएगा। ये आपको पता है सभी को, यहाँ पर आप बता सकते हैं बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सह प्रांत इतना, यानी कि r। यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं ये जो दिया गया है ये आपका क्या होता है सह प्रांत, यहाँ पर ये जो दिया गया ये आपका सह प्रांत होता है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका प्रांत होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो f का परिसर होगा ये y यानी कि सह प्रांत के बराबर आएगा, क्योंकि आपको बताया गया कि y जो है वो किससे यहाँ पर रिलेट करता है, बिलोंग करता है r से करता है। तो ये इतना आ गया। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि f जो है वो आपका
आच्छादक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका F एकाकी है, F आच्छादक है। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि अतः F एकाकी आच्छादक है, क्योंकि ये आपका एकाकी भी है और आच्छादक भी है। एकाकी आच्छादक है, तो यहां पर ये जो है आपका एकाकी आच्छादक है। तो अब देखिए इसमें से जो है आपका कौन सा विकल्प यहां पर जो है इसमें सही हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन दिया गया है ये एकाकी और आच्छादक दोनों है, यानी कि इसका जो पहला विकल्प दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एकाकी आच्छादक हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे जो है वो चालू करेंगे। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कि समुच्चय n, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ये समुच्चय n में ये आपको एक संबंध दिया गया है कि a, b, और यहाँ पर बताया गया है कि a बराबर b-2 और आगे लिखा है कि b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा परिभाषित संबंध है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए आपको ये तो रिलेशन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपको एक रिलेशन दिया गया है, यानी कि r बराबर यहाँ पर है a, b ये दिया गया, जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो a है ये बराबर किसके है, b-2 के, और इसमें ये भी लिखा है कि b इज ग्रेटर देन 6, यानी कि b का मान जो है यहाँ पर 6 से क्या है, बड़ा है। ये अब से बोला गया है पहले ही। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बता सकते हैं चूंकि b इज ग्रेटर देन 6, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो मान दिए गए हैं, ये पहला मान आपका a का है, दूसरा b का है। तो b यहाँ पर 4 है, पहले ही 6 से छोटा है। यहाँ पर देखिए 3,8 दिया गया है, इसका मतलब इसमें ये 6 से बड़ा है, तो इसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3,8 लेने पर। तो जब आप 3,8 लेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर कितना दिया गया आपको, इसमें दिया गया है a। तो a का मतलब यहाँ पर देखिए ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है। तो a की जगह पे 3 रखेंगे बराबर, यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, 8 - 2। तो अब 8 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर जो है 8 - 2 करेंगे तो 8 से 2 घटाने पर 6 आएगा, ना कि कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है और ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि 3,8 जो है ये आपका नॉट बिलोंग टू R। अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, इससे आप लिखेंगे यहाँ पर नॉट बिलोंग टू R, यानी कि ये जो है आपका इस R से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये आपका बराबर नहीं है। अब इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिखा है 8,6, तो इसमें आपका b जो दिया गया 6, यहाँ पर पहले ही बताया गया कि b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको भी आपको नहीं लेना है, यानी कि ये आपका पहले से गलत था, ये भी आपका गलत था, इसको हम लोगों ने चेक कर लिया, ये भी गलत है। तो आपको पता है कि ये वाला सही है। अगर आपको केवल टिक लगाना हो तो डायरेक्ट आप इतना लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्ञात करके बताना है मान लीजिए, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे 6,8 लेने पर। तो जब अब आप 6,8 लेंगे तो अब की बार देखिए a की जगह पर आपको क्या लिखना है, 6। तो ये हो जाएगा 6 बराबर 8 - 2। अब आपको पता है यहाँ पर b का मान आप 8 लिखेंगे, 8 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6, जो कि बराबर है। इसका मतलब आप बता सकते हैं 6,8 बिलोंग टू R, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर D, ये जो दिया गया आपका, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर दिया गया है कि fx बराबर x³ द्वारा परिभाषित फलन, यहाँ पर ये आपको एक फलन दिया गया है और इसमें बोला गया है कि एकाकी लेकिन आच्छादक नहीं, यानी कि ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है fx बराबर x³, ये आपको दिया गया है। तो आपको पता है कि जब हम लोग एकाकी चेक करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि fx1 इज इक्वल टू f
x2 ये आप लेते हैं। अब देखिए अगर यहां पर x था तो यहां पर कितना है x क्यूब। उसी प्रकार से जब x1 रखेंगे तो ये आएगा आपका x1 क्यूब और बराबर में हो जाएगा x2 क्यूब, दोनों तरफ क्यूब है तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका x1 बराबर x2। अब x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये एक ही होगा। तो आप बता सकते हैं कि f जो है यहाँ पर एक ही है। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक ही हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चेक करना रहेगा। तो ये एक ही हो गया। अब यहाँ पर बात हुई है आच्छादक की। आच्छादक के लिए देखिए यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना, या फिर इसको आप देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये हो गए। अब आपको यहाँ पर फंक्शन जो दिया गया उसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका a और इसको हम लोग मान लेते हैं b। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक, देखिए इसमें क्या बताया गया था r2r का मतलब यहाँ पर फंक्शन जो दिया गया वो रियल नंबर दिया गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा मान लीजिए 1 2 3 4 आपने इस तरह लिया। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अगर आप यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कितना आएगा -1 आएगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम लोग धनात्मक वाली संख्याएं ही लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 रखा तो अब 2 रखने पर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा सीधे। इसमें का 2 जो है ये आपका बच जाएगा, 3 यहाँ पर बच जाएगा, 4 आपका यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब करने पर कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपके शेष बच जाएंगे। और आच्छादक की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो आपका ये सह डोमेन दिया जाता है इसमें जो है जो भी आपके अवयव हैं वो किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए, ये तो आप सभी को पता ही है। तो ये यहाँ पर जो है किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, यानी कि आप बता सकते हैं कि 2 3 4 जो है किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। और अगर प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब f जो है आपका ये आच्छादक नहीं होगा। f यहाँ पर जो है आच्छादक नहीं है। यही शुरुआत में बताया था कि आच्छादक में कोई भी यहाँ पर जो आपका मान है ये शेष नहीं बचना चाहिए, वो किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए। और इस फंक्शन के अनुसार ये जो है किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे, इसका मतलब ये आपका आच्छादक नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपका फंक्शन एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका जो पहला विकल्प दिया गया है यहाँ पर ये आपका सही होगा। इसमें ध्यान दीजिए जो पहला विकल्प दिया गया आप बता सकते हैं कि एकाकी है लेकिन ये जो है आपका आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका जो पहला विकल्प दिया गया ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर इसे ज्ञात करना रहेगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर लिखा है समुच्चय। ये आपको एक समुच्चय दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए समुच्चय हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि माना a बराबर, ये आपको एक समुच्चय दिया गया 1 2 3 इतना, और इसमें आपको रिलेशन दिया गया है। यहाँ पर रिलेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया 1,1, फिर आपका दिया गया 2,2, इसके अलावा आपको दिया गया 3,3, फिर आपको दिया गया 1,2 और 2,3। ये आपको यहाँ पर जो है एक रिलेशन दिया गया है और पूछा गया है कि जो संबंध है ये सममित है, स्वातुल्य है, संक्रामक है या फिर तुच्छ है। तो सबसे पहले देखिए अब आपको पता है कि स्वातुल्य के लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने, स्वयं का संबंध यहाँ पर स्वयं से होता है। जैसे कि ये आपका समुच्चय है यानी कि 1, ठीक है, 1 दिया गया इसमें अवयव, तो 1,1 ये ध्यान दीजिए आपका इस रिलेशन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आपका 1,1 है वो आपका इस रिलेशन में दिया गया है। इसके अलावा देखिए आपका 2,2 भी इस रिलेशन में दिया गया है। इसके अलावा 3,3 भी आपका इस रिलेशन में दिया गया है। आप बता सकते हैं बिलोंग टू आर,
क्योंकि यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3 यानी कि इस समुच्चय के जितने अवयव थे आपके 1, 2 और 3, उन सभी का संबंध स्वयं के साथ दिया गया है। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, और ये किस में दिया गया आपका, इस आर से लिया गया है। तो ये आपके इस आर में जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जब आर में दिए गए हैं तो इसलिए यहाँ पर आर जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, स्वातुल्य हो जाएगा। आर जो है ये आपका स्वातुल्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका स्वयं का संबंध जो है स्वयं से दिया गया है। ये आपका हो गया। इसके अलावा देखिए अब दूसरा क्या होता है आपका, सममित होता है। तो सममित के लिए अगर आप चेक करेंगे तो सममित अगर आपको चेक करना है तो सममित के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर 1 दिया गया है, तो अब आपको सममित के लिए पता है कि अगर 1,2 दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1,2 बिलोंग टू आर है आपका, ये 1,2 दिया गया है, तो आपको पता है कि 2,1 भी जो है फिर इस आर में होना चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी जो है 2,1 जो है आपको ये नहीं दिखेगा। तो 2,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, ये आप सभी को पता है। तो अब ये आपका नहीं है, ये आपका दिया गया है, तो इसका मतलब ये फिर जो है आपका सममित नहीं है, आप बता सकते हैं। इसलिए ये जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो बस आपको वो कंडीशन जो बताई गई है वो कंडीशन याद रखनी है, फिर आपका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से हो जाएगा। अब तीसरा हम लोग चेक कर लेते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए आपको पता है कि अगर 1,2 जैसे दिया गया है तो 1,2 बिलोंग टू आर, ये आपका है, ठीक है। और इसके अलावा 2,3 बिलोंग टू आर, यहाँ पर देखिए ये 1,2 इस आर में दिया गया है, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। 2,3 भी इस आर में दिया गया है, वो भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर जो है संक्रामक की कंडीशन क्या है कि अगर 1,2 का संबंध आर से है, 2,3 संबंधित है, तो फिर 1 का संबंध 3 से भी होना चाहिए, यानी कि 1,3 बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब देखिए 1,3 इसमें कहीं दिया गया है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी 1,3 आपका नहीं दिया गया है। इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर 1,3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर जो है संक्रामक नहीं है, नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि आर जो है केवल स्वातुल्य है, ना तो सम्मित है, ना ही यहाँ पर संक्रामक है। तो इसका मतलब इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया आपका, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा आपका, कि ये जो संबंध है स्वातुल्य है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये अभी मैंने किसी अनसॉल्व सेट में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहां पर लंब की बात हुई थी, और यहाँ पर अब की बार इसमें समांतर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है इसमें दिया गया कि यदि एक्स वाई तल में स्थित समतल रेखाओं समस्त रेखाओं का समुच्चय, यहाँ पर ध्यान दीजिए L, और L में ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया गया है कि L1, L2, और यहाँ पर बताया गया कि L1 L2 के समांतर है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो यहाँ पर जो R दिया गया है वो क्या होगा, स्वातुल्य होगा, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है, या फिर तुल्यता है। इनमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे, चूंकि L1, L2, यहाँ पर क्या है आपका L1, L2, या फिर इसे आप ऐसा लिखिए L1, L2 बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये है L1 और L2 आपकी रेखाएं हैं, तो कोई भी रेखा स्वयं के तो समांतर होती ही है, ये तो आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि कोई भी रेखा जो है वो अपने आप के समांतर हो सकती है। आप बता सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कोई भी रेखा जो है स्वयं के समांतर हो सकती है। ये तो आप सभी को पता है, यानी कि L1,
कॉमा L2 जो दिया गया है इसका संबंध जो है यहाँ पर किससे होगा, R से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं इसमें कि जो आपका ये दिया गया है संबंध यानी कि L1 समांतर L1, यहाँ पर L2 नहीं लिखना है, यहाँ पर L1, क्योंकि कोई भी रेखा जो है वो स्वयं के समांतर हो सकती है। तो अगर स्वयं के समांतर हो सकती है तो L1 कॉमा यहाँ पर L1 रिलेशन टू R, और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो आपका फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो आपका स्वतुल्य होता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः R जो है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर R जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्वतुल्य हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आप लिखेंगे, चूंकि सबसे पहले ही बताया गया था कि L1 L2 के समांतर है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि L1 समांतर L2, इतना आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि L1 जो है वो L2 के समांतर है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए या फिर इससे जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए समांतर आपको दिया गया है, यानी कि L1 कॉमा L2 बिलोंग टू R। इस प्रकार से इसका मतलब जो है L1 L2 के समांतर है। और आपको पता है जब दो रेखाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से, एक आपके पास L1 है और एक L2 है, तो अगर L1 के समांतर L2 है तो इसका मतलब L2 के समांतर L1 भी तो होगी, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है, आपके समांतर हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका L1 क्या है, L2 के समांतर है। तो आप बता सकते हैं कि तो L2 जो है L1 के समांतर होगी, समांतर होगी, क्योंकि आपको पता है दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर ही होती हैं। तो इसका मतलब L2 जो है L1 के समांतर होगी। तो इसका मतलब है कि L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। और ये जो है आपके सममित की कंडीशन होती है कि अगर L1 कॉमा L2 रिलेशन है यहाँ पर, यानी कि बिलोंग टू R, तो फिर आपका L2 कॉमा L1 जो है वो R में होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः R जो है वो सममित है। अब यहाँ पर जो है आपका जो संबंध दिया गया है वो स्वतुल्य हो गया है, इसके अलावा जो है यहाँ पर सममित भी हो गया है। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो आपको इसमें देखनी है, तो तीसरे के लिए ध्यान दीजिए। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर, चूंकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि L1 कॉमा L2 बिलोंग टू R, और इसी प्रकार से जो है मान लीजिए L2, इसके अलावा एक तीसरी रेखा भी है कोई L3 बिलोंग टू R। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है आपका L1 जो है वो समांतर है किसके, L2 के। इसके अलावा जो है आपका L2 समांतर है किसके, L3 के। अब देखिए तीन रेखाएं हो गई, मान लीजिए आपके पास एक रेखा है L1, इसके समांतर क्या है आपका L2, फिर क्या बता रहा है कि L2 के समांतर क्या है L3, इसी के समांतर है L3। तो अगर L1 के समांतर L2 है, L2 के समांतर L3 है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो समांतर हुई, यानी कि L1 और यहाँ पर जो आपका L3 दिया गया है तो ये भी क्या होंगे, आपके समांतर होंगे। ये बता सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब L1 समांतर L3। तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब L1 कॉमा L3 रिलेशन टू R, और ये संक्रामक की कंडीशन होती है यहाँ पर। ये तो आप सभी को पता ही है, शुरुआत में ही भी बताया गया था। तो यहाँ पर L1 कॉमा L2 बिलोंग टू R है, L2 कॉमा L3 बिलोंग टू R है, तो इसका मतलब L1 और L3 भी यहाँ पर R में है। तो आप बता सकते हैं कि अतः R जो है वो संक्रामक है। तो अब यहाँ पर जो आपका संबंध दिया गया था वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, और इसके अलावा संक्रामक भी है। तो तुल्यता की यही कंडीशन होती है कि जब कोई संबंध आपका स्वतुल्य, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि संबंध R स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रामक है,
है। तो यहाँ पर जो है आपका जो संबंध था सो अतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इसका मतलब यहाँ पर जो संबंध दिया गया वो कैसा संबंध होगा, तुल्यता संबंध। तो आप बता सकते हैं कि अतः R जो है एक तुल्यता संबंध है। R यहाँ पर जो है एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है इसका जो विकल्प नंबर डी दिया गया आपका ये तुल्यता है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर सही होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इससे करना रहेगा। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये आपको एक फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर इसमें दिया गया आपको fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 द्वारा परिभाषित फलन यहाँ पर दिया गया आपको R यानी कि रियल नंबर, यानी कि यहाँ पर ये वास्तविक समुच्चय आपको दिया गया, वास्तविक संख्याएं बोली गई हैं। R में आपको फंक्शन दिया गया, यानी कि ये वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है। तो आप मान लीजिए कि माना A एक वास्तविक संख्या है, ये हम लोग मान लेते हैं क्योंकि आपको रियल नंबर दिया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि a जो है एक वास्तविक संख्या है। तो अगर यहाँ पर हम लोग मान रखें तो एफ ए बराबर कितना आएगा, ये आएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2, इतना हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पर भी a स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग माइनस a लें, तो यहाँ पर जब माइनस a रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन का जो है एक ही यहाँ पर प्रतिबिंब आ गया, यानी कि आपने जब a मान रखा तो आपको कितना मिला, a स्क्वायर प्लस 2, और जब आपने माइनस a रखा तो आपको कितना मिला, a स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इससे ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये दिया गया है, अगर इसको आप फिगर के द्वारा समझें तो जैसे कि मान लीजिए ये हुआ और ये दिया गया, तो इसमें इन दोनों का एक ही प्रतिबिंब आ गया। और जब दो अवयवों का एक प्रतिबिंब होता है तो उससे हम लोग एकाएकी नहीं बोलते हैं, उससे बहु एक बोलते हैं। तो आप सभी को पता है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अतः f जो है एकाएकी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि माना y बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल नंबर दिया गया था तो y जो है यहाँ पर एक रियल नंबर है, ये मान लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए fx इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, y लेते हैं, यानी कि fx किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अब देखिए fx की जगह पर अगर आप y रख दें तो y बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 इधर आ जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा। x जब ज्ञात करेंगे तो इधर ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि y माइनस 2। अब देखिए ये जो मान है आपका y माइनस 2, अब बता सकते हैं नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि अंडर रूट लग गया, ये आपकी वास्तविक संख्या अब नहीं रह गई, ये काल्पनिक संख्या हो गई। तो ये नॉट बिलोंग टू r हो गया, यानी कि इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर जो है ये आपका आच्छादक भी नहीं होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि अतः f जो है आच्छादक नहीं है। और अगर आपका f यहाँ पर आच्छादक नहीं है और यहाँ पर देखिए एकाएकी भी नहीं था, तो ये जो फंक्शन दिया गया ना तो एकाएकी है ना ही आच्छादक है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक, ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका जो विकल्प नंबर आपको ये दिया गया डी, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको यहाँ पर इससे सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए अगला, अभी मैंने इसी तरह का आपको एक बताया भी था, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको 3 तक दिए गए थे, समुच्चय में 3 दिया गया था, बाकी यहाँ पर ये संबंध दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि ये दिया गया आपको, ये आपका समुच्चय है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए से। ठीक है, ये आपका एक समुच्चय हो गया।
और इस समुच्चय के ये संबंध दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप क्या क्या है 1, तो आपको इस रिलेशन में चेक करना है कि इसमें जो है आपका 1,1 है कहीं पर। तो देखिए आप 1,1 है आपका इसमें। इसके अलावा यहाँ पर कितना है 2, तो आप इसमें चेक करेंगे यहाँ पर कि 2,2 आपका इस रिलेशन में दिया गया है कहीं पर, तो ये आपका इस रिलेशन में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 दिया गया था, तो आप चेक करिए कि इस रिलेशन में आपका 3,3 दिया गया है कहीं पर। 3,3 ये आपको दिया गया, ये भी आपका है। इसके अलावा इसमें आपको 4 दिया गया, तो आप चेक करेंगे कि क्या इसमें 4,4 भी है इस रिलेशन में। ये आपको दिया गया 4,4, यानी कि ये सभी जो दिए गए हैं यहाँ पर ये इस R से ही आए हैं, यानी कि बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर देखिए 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का 4 से, जितने इस समुच्चय के अवयव थे उन सभी का संबंध स्वयं से है। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर जो R है वो आपका क्या होगा, स्वातुल्य होगा। R स्वातुल्य है। इतना हो गया, तो स्वातुल्य में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला वाला हम लोग देखते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 1,2 है, मान लीजिए 1,2 बिलोंग्स टू R, ये आपको दिया गया है रिलेशन में, जो है आपका 1,2 बिलोंग्स टू R, ये आपको दिया गया। तो अब आप चेक करेंगे कि क्या इस R में 2,1 भी है कहीं पर। 1,2 हो गया, 2,1 देखिए इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 2,1 नॉट बिलोंग टू R। और आपको पता है कि सममित की कंडीशन क्या होती है कि अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि इसलिए R जो है आपका सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो यहाँ पर जो है R आपका सममित नहीं होगा। इसके अलावा अब तीसरा देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर जो है आपका 1,2 दिया गया है, या फिर देखिए 1,3 है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1,3 बिलोंग्स टू R, ये आपको दिया गया है। अब देखिए 1,3 बिलोंग्स टू R, ये हो गया। और इसके अलावा 3,2 बिलोंग्स R, यानी कि 3,2 बिलोंग टू R, इतना हुआ। तो अब संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, अगर 1,3 यहाँ पर इस R से हैं, 3,2 भी R से हैं, तो इसका मतलब 1,2 भी जो है आपका इस R में होना चाहिए। तो अब चेक करिए 1,2 है, ये है आपका। इसका मतलब ये संबंध जो आपका है ये क्या होगा, संक्रामक होगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः R संक्रामक है। तो ये जो संबंध दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्वातुल्य है लेकिन सममित नहीं है और संक्रामक भी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर स्वातुल्य तथा सममित है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सममित नहीं है। यहाँ पर बोला गया कि स्वातुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, यानी कि इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया आपका ये यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि संबंध जो है आपका स्वातुल्य है, संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। बाकी सममित तथा संक्रामक है ये तो गलत ही हो जाएगा। तुल्यता संबंध ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अगर सममित भी होता तब ये आपका तुल्यता संबंध भी हो जाता। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इससे सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है किसी सेट में भी पूछा गया था। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है ये दिया गया था, ये आपका किसी सेट में भी पूछा गया था। जैसे कि आपको ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, यानी कि ये अलग अलग आपको समुच्चय दिए गए हैं ए कॉमा बी। यहाँ पर जो है ये आपको ए कॉमा बी एक समुच्चय आपको ये दिया गया है, दूसरा समुच्चय आपको दिया गया है 2,3 और फिर आपको तीसरा समुच्चय दिया गया है 3,7। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे बी यूनियन सी। अब देखिए जब भी यूनियन निकाला जाएगा तो आपको बी और सी के जितने भी अवयव हैं वो लेने हैं। बस कोई भी अवयव जो कॉमन होगा उसे एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना है 2,3, तो 2 लिखिए, 3 लिखिए। अब सी में देखिए 3,7 है तो 3 दोबारा से नहीं लिखना है, सीधे सीधे
7 लिख दीजिए। तो जब बी यूनियन सी लेंगे तो इनमें जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, बाकी जो कॉमन नहीं है उनको तो सबको लिखना ही है। अगर यही चीज हम लोग इंटरसेक्शन में ज्ञात करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है केवल वही लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो केवल 3 लिखा जाता है, लेकिन यूनियन में क्या होगा, जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखना है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो तो लिखने ही लिखने हैं। तो ये आपको बी यूनियन सी मिला। अब ज्ञात क्या करना है, देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए आपका ये है, यानी कि ए कॉमा बी क्रॉस यहाँ पर आपको दिया गया 2 3 7। जब इनको क्रॉस करके यहाँ पर हम लोग गुणा करके लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले ए के साथ इसका संबंध यानी कि ए कॉमा 2 हो जाएगा, फिर ए कॉमा 3 और फिर ए कॉमा 7। इस तरीके से इस ए के साथ इन तीनों का संबंध हो गया, फिर बी के साथ इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका बी कॉमा 2 और फिर हो जाएगा बी कॉमा 3 और फिर हो जाएगा आपका बी कॉमा 7। इस तरीके से तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन ज्ञात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, वो जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बाकी एक एक की आच्छादक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं अब उन्हें आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये दिया गया है यहाँ पर कितना है, इसमें आपको दिया गया है fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन, ये आपको रियल नंबर दिया गया है। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की बात हुई है, कह रहा है कि आच्छादक है। यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है क्या ये आच्छादक है। आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना y बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया था आपका प्रांत और सप्रांत रियल नंबर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने y जो है इसका एक एलिमेंट मान लिया, यानी कि रियल नंबर का एक एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो आप लिख सकते हैं fx बराबर y। अब देखिए अगर y रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा y बराबर 2x। इसका मतलब जब यहाँ से आप x ज्ञात करेंगे तो 2 बट्टे में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका y बट्टे 2। इसका मतलब यहाँ पर हुआ f(x) बराबर f(x) की जगह पे ये वाला मान रखेंगे तो y बट्टे 2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर f y बट्टे 2, तो यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आता है। अब यहाँ पर y बट्टे 2 है तो ये आएगा 2, x की जगह पर हो जाएगा y बट्टे 2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है जो f का परिसर होगा ये यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका सह प्रांत r, क्योंकि ये y जो है इसी r का एक अवयव था। तो यहाँ पर परिसर जो है आपका, यहाँ पर मैंने परिसर लिख दिया है, तो यहाँ पर जो परिसर होगा वो सह प्रांत के बराबर आया है। इसका मतलब f जो है वो आपका आच्छादक होगा। तो आप बता सकते हैं कि अतः f जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फंक्शन जो है आपका आच्छादक हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर केवल जो इसमें आच्छादक की बात हुई थी, यहाँ पर एक एकी के बारे में कुछ भी आपसे नहीं बोला गया था। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देने वाला हूँ। एक तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, दूसरा अब आप सभी लोग यहाँ पर जो इसके बाद के 1-2 क्वेश्चन होंगे वो आप लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बदलेगा क्या, ये संख्या हमेशा जैसे कि यहाँ पर बोला गया 5 जो है वो विभाजित करता है, यहाँ पर 5 की जगह पे 2 विभाजित करता है या फिर 7 विभाजित करता है। इस तरीके से ये मान जो है बदलेगा। बाकी सेम क्वेश्चन आपका आता है, बहुत रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आपका रिपीट होता है और 5 नंबर में अक्सर आता है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया कि दिखाइए कि पूर्णांकों, यहाँ पर किसकी बात हुई है, पूर्णांक की बात हुई है कि पूर्णांकों के समुच्चय में ये आपको एक संबंध दिया गया है। यहाँ पर जो है पूर्णांकों के समुच्चय में ये आपको एक संबंध दिया गया है कि a, b कॉलन a माइनस b को जो है 5 विभाजित करता है। यहाँ पर जो है आपको a, b जो है ये 5 को विभाजित कर रहा है, ये बताया गया है। यहाँ पर जो है ये आपका ऐसा नहीं होगा, ऐसा लिखना है आपको, a, b को जो है 5 आपका विभाजित करता है। ये एक तुल्यता संबंध है,
ये आपको यहाँ पर दर्शाना है कि ये जो है एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, पूर्णांकों के समुच्चय, यानी कि यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया ये आपका पूर्णांकों का एक समुच्चय दिया गया। तो आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना एक कोई अवयव है आपका ए, जो कि क्या है आपका बिलोंग टू एन। एन क्या है आपका पूर्णांक, इसी पूर्णांक का हम लोगों ने एक अवयव लिया है यहाँ पर स्मॉल ए, ये आपको मानना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि इसका जो है कि ये अवयव हो गया। तो अब देखिए अगर यहाँ पर इस संबंध के अनुसार देखें, क्योंकि आपका संबंध क्या दिया गया ए कॉमा बी में आपका ए माइनस बी करेंगे तो ए क्या है, इसका एक अवयव है, इसका मतलब ए माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर स्वयं का संबंध स्वयं से सिद्ध करना रहता है स्वतुल्य के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ए माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 जो है आपका किसी भी संख्या से विभाज्य हो सकता है। तो आप बता सकते हैं जो कि 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। सबसे पहले आपको यही चेक करना रहेगा। यहाँ पर आपने क्या किया, a माइनस ए किया, तो यहाँ पर जो है 5 आ गया, 0 आ गया, और जो कि 5 से क्या हो गया, विभाज्य हो गया। और जब ये 5 से आपका विभाज्य हो गया, इसका मतलब बता सकते हैं कि a रिलेशन टू a, इसका मतलब यहाँ पर a का संबंध जो है वो किससे है, a से है। तो जब a का संबंध a से है तो आप बता सकते हैं कि इसलिए R जो है यहाँ पर क्या होगा, स्वातुल्य होगा। इतना ये हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले स्वातुल्य सिद्ध कर लिया। यहाँ पर a जो है आपका ये एक अवयव था इस पूर्णांक का, क्योंकि पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया था, तो ये पूर्णांक का एक अवयव था। a माइनस ए किया गया तो कितना आ गया 0, जो कि 5 से क्या था, विभाज्य था। तो यहाँ पर इसका मतलब a रिलेशन टू a हो जाएगा, और इस स्थिति में r आपका क्या हो जाएगा, स्वातुल्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन में फिर उसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं। अब की बार जहाँ पर एक अवयव था इसमें हम लोग 2 अवयव लेंगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू n, यानी कि इस पूर्णांक के आपने इस बार जो है 2 अवयव लिए यहाँ पर a कॉमा बी, इस तरीके से, ठीक है। तो a कॉमा बी का मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर a कॉमा बी, इतना हुआ। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपका a रिलेशन टू b, और a रिलेशन टू b का मतलब यहाँ पर जो है a माइनस बी को जो है, या फिर a माइनस बी जो है 5 से को 5 विभाजित करता है, विभाज्य है या फिर विभाजित करता है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपको सिद्ध नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि a माइनस बी को 5 जो है यहाँ पर विभाजित करता है, तो वही मैंने लिखा है कि यहाँ पर 2 अवयव थे, यानी कि a का संबंध b से था, तो a माइनस बी को यहाँ पर 5 क्या करता है, विभाजित करता है। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, जब a माइनस बी को 5 अगर विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि b माइनस ए को भी क्या ये 5 विभाजित करेगा। तो अब देखिए b माइनस ए को आप क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, और a माइनस बी को आपका 5 विभाजित करता है, तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि a माइनस बी 5 से विभाज्य है, इसलिए b माइनस ए भी b माइनस ए को भी 5 जो है वो विभाजित करेगा, विभाजित करेगा।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने ध्यान दीजिए a माइनस बी को 5 विभाजित कर रहा था, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था। हम लोगों को चेक करना था कि b माइनस ए को भी 5 विभाजित करेगा, तो b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, माइनस ए कॉमा बी, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस बी, और a माइनस बी 5 से आपका विभाज्य है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर जब ये विभाज्य है तो केवल मान माइनस में आएगा आपका, तो इसका मतलब b माइनस ए को भी जो है आपका 5 विभाजित करेगा, और जब b माइनस ए को 5 विभाजित करेगा तो इसका मतलब b रिलेशन टू कितना हो जाएगा आपका a। तो यहाँ पर क्या था आपका a रिलेशन टू b था, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर अब आपका आ गया b रिलेशन टू a। तो आप बता सकते हैं चूंकि यहाँ पर जो है आपका a रिलेशन टू b था, तो इसका मतलब यहाँ पर b रिलेशन टू a आ गया। तो अब आप बता सकते हैं कि इसलिए r जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो कंडीशन से इसकी सिद्ध कर ली हैं। एक तो हम लोगों ने ये सिद्ध कर लिया कि ये स्वातुल्य है, दूसरा हम लोगों ने ये सिद्ध कर लिया कि ये सममित है। अब तीसरी कंडीशन आपको चेक करनी है कि ये संक्रामक है या नहीं। जैसे कि हम लोगों ने पहले एक अवयव लिया था, दो अवयव लिए थे, उसी तरीके से अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर तीसरे वाले स्टेप में देखिए, अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि a, b, c बिलोंग टू n, यानी कि इस पूर्णांक के ये 3 अवयव अब की बार जो है यहाँ पर इस तरीके से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि यदि अब मान लीजिए यहाँ पर कि a रिलेशन टू b है, यानी कि a का संबंध किससे है, b से है, और इसके अलावा b रिलेशन टू c, ये मान लीजिए यहाँ पर कि यदि a रिलेशन टू b है और b रिलेशन टू c है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी, a रिलेशन b का मतलब a माइनस बी, और b रिलेशन c का मतलब b माइनस c को जो है 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आप इतना लिखेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 3 अवयव लिए हैं, a का संबंध b से है और b का संबंध यहाँ पर किससे है, c से है, तो इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस सी दोनों को ही जो है यहाँ पर 5 क्या करता है, विभाजित करता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब a माइनस बी इतना हो जाएगा आपका, और प्लस b माइनस सी। अगर यहाँ पर इन दोनों को हम लोग जोड़ें तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। इसका मतलब ये हुआ कि b से b कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस सी, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो है जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा आपका, a माइनस सी आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपके 5 से विभाजित करता है, 5 को विभाजित करता था, तो इन दोनों का योग भी जो है वो 5 से विभाजित होगा। आप लिख सकते हैं जो 5 से विभाज्य होंगे। और अगर आपका ये 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब a माइनस सी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, जो कि 5 से विभाज्य होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यही संक्रामक की कंडीशन होती है कि अगर a का रिलेशन का संबंध यहाँ पर b से है, b का c से है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका a का संबंध किससे होना चाहिए, c से हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपके संबंधित थे। अब a माइनस सी भी जो है आपका यहाँ पर क्या है, विभाजित है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो आपका a का संबंध किससे आ जाएगा, c से। तो अब आप बता सकते हैं कि r जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो r जो है आपका सममित हो गया, स्वातुल्य हो गया, संक्रामक हो गया। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि संबंध r स्वातुल्य सममित
तथा संक्रामक है। तो ये आपका सम्मित, संक्रामक और स्वातुल्य है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर R जो है एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। और यही आपको सिद्ध करना था कि यहाँ पर जो है अगर 5 आपका विभाजित कर रहा था उस रिलेशन में, तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सारे स्टेप जो है ध्यान से देखने। अगर कहीं पर किसी को कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप वीडियो को दोबारा से, जब क्लास आपकी एंड होगी तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से जहाँ पर भी डाउट रह गया वहाँ पर आप दोबारा से देख लीजिएगा। देखने के साथ साथ आप रूल जो है आपको बताए गए हैं, जो स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक के, उन्हें भी साथ में देखिएगा। ठीक है, उन्हें आप नोट कर लीजिए। तो इससे जब इस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे 1-2 बार प्रैक्टिस करके, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये हो गया सेम टू सेम, यहाँ पर भी आपको a - b दिया गया, केवल ये संख्या बदलती है बस। जैसे कि वहां पर कितना था 5, यहाँ पर कितना दे दिया गया आपको 7। बाकी उसी प्रकार से आपको पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया है और वो वहां पर संबंध दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ये आप सभी को जो है अच्छे से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी समुच्चय A पर 2 संबंध, यहाँ पर R और S तुल्यता संबंध हो, तो सिद्ध कीजिए कि R इंटरसेक्शन S जो है एक तुल्यता संबंध है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में पूछा जाता है आपका। अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर सबसे क्या पहले बताया गया है कि यहाँ पर जो समुच्चय A है, इस पर 2 संबंध R और S जो है वो तुल्यता संबंध हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि समुच्चय A पर R और S तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो ये जो है आपका तुल्यता संबंध है। और आपको पता है जब भी कोई संबंध तुल्यता संबंध होता है तो इसका मतलब वो सम्मित, संक्रामक और स्वातुल्य होता है। तो ये जो है आपका तुल्यता संबंध है। ये आपसे बताया गया है यहाँ पर कि ये जो है तुल्यता संबंध है। तो अगर ये तुल्यता संबंध है तो आप बता सकते हैं कि अतः R और S जो है आपका स्वातुल्य, सममित और संक्रामक हैं। ये चीज़ आपको समझनी है कि ये तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब ये जो है आपका स्वातुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इतना आपको पहले से पता है। तो अब आपको ये चेक करना है कि जो यहाँ पर ये R इंटरसेक्शन S दिया गया है, ये भी क्या है आपका, यहाँ पर ये आपका एक तुल्यता संबंध है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वातुल्य की। तो अगर यहाँ पर हम लोग स्वातुल्य की बात करें तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि R और S जो है ये आपके स्वातुल्य है। ये तो आपको पहले से पता है। इसका मतलब A, A बिलोंग टू R ऐसा होगा क्योंकि ये आपका स्वातुल्य है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है A, A बिलोंग टू यस, ये भी होगा क्योंकि A बिलोंग टू R होगा तभी ये आपका स्वातुल्य है। A बिलोंग टू S होगा तभी आपका यहाँ पर ये यस जो है स्वातुल्य होगा। और अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि A बिलोंग टू R इंटरसेक्शन यस, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है R में भी है और ये संबंध आपका यश में भी है। तो इसका मतलब A रिलेशन यहाँ पर जो हो जाएगा R इंटरसेक्शन S, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर A यहाँ पर इस R इंटरसेक्शन यश में है
तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए आर इंटरसेक्शन यस जो है स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्वातुल्य हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने पहले स्वातुल्य यहाँ पर सिद्ध कर लिया है। अब देखिए स्वातुल्य के बाद यहाँ पर जब हम लोग सममित चेक करेंगे, तो अब देखिए सममित के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि माना ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन यस, जहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें कि जो आपका ए कॉमा बी है बिलोंग टू ए, ये आपके समुच्चय से लिए गए, यानी कि ये समुच्चय के दो अवयव हैं ए कॉमा बी। और यहाँ पर ये हम लोगों ने माना है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन यस, ऐसा है। तो अब आपको पता है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको पता था कि आर और एस जो है ये सममित भी हैं। तो सममित अगर हैं तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, यानी कि ऐसा आपका आर में होगा। और इसके अलावा आपको पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू यस, ये आपका एस में भी होगा। ए कॉमा बी जो है आर में है, ए कॉमा बी आपका यस में है। और अगर ये दोनों ऐसे हैं तो आपको पता है ये सममित कब हुआ होगा, जब आपका बी कॉमा यहाँ पर जो है बी कॉमा ए बिलोंग टू आर होगा, तभी ये सममित होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आपका, यानी कि बी कॉमा ए बिलोंग टू यस, अगर ये ऐसा होगा तभी ये सममित होगा, ये तो आप सभी को पता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है आप इतना लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब आप बता सकते हैं, फिर यहाँ पर देखिए बी कॉमा ए कहाँ पर है, इस आर में है, बी कॉमा ए इस यश का भी अवयव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन यस। तो अब देखिए ए कॉमा बी हम लोगों ने माना था कहाँ पर है, आर इंटरसेक्शन यश में, और बी कॉमा ए भी जो है आपका इस आर इंटरसेक्शन यश में जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इतना मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर जो है आपका आर इंटरसेक्शन यस जो है ये सममित हो जाएगा, सममित है। तो इस तरीके से ये आपका स्वातुल्य हो गया है और सममित हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग संक्रामक चेक करेंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला आपका हो जाएगा संक्रामक। तो अब संक्रामक के लिए देखिए मान लीजिए यहाँ पर कि माना, अब देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन यस, और इसके अलावा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन यस। आप बता सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी, ये अब क्या क्या होंगे, ये आपके समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने माना कि ए कॉमा बी जो है आपका आर इंटरसेक्शन यस में है, बी कॉमा सी जो है आपका ये आर इंटरसेक्शन यस में है। तो अब आपको पता है कि जो आर और एस है ये आपके संक्रामक भी थे। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर ऐसा रहा होगा। और इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर कि ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। जब ऐसा रहा होगा तभी आपका जो है ए कॉमा सी जो होगा, ए और सी ये कहाँ पर होगा, आर में। ऐसी कंडीशन होगी तब आपका ये संक्रामक होगा, यानी कि आर, ऐसा आपको पता है। उसी तरीके से ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दूसरा वाला होगा, यानी कि आपका ए कॉमा बी ये आपका किस में रहा होगा, यश में रहा होगा। और इसके अलावा बी कॉमा सी जो है ये भी आपका किसका अवयव होगा, यश का अवयव होगा। तो यहाँ पर भी जो है आपका ए कॉमा सी बिलोंग टू यस, अगर ऐसा रहा होगा तो ये संक्रामक रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा सी देखिए आपका इस आर में भी है, ए कॉमा सी आपका इस यश में भी है। तो इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन यस,
ऐसा हो गया। अब देखिए आपका ए कॉमा बी हम लोगों ने माना था, बी कॉमा सी माना था, और ये भी आपका किस में हो गया, आर इंटरसेक्शन यस में हो गया। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो आर होगा ये क्या होगा, आर नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है आर इंटरसेक्शन यस, ये क्या हो जाएगा आपका संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है हम लोगों ने शातुल्य सिद्ध किया, इसे सममित सिद्ध किया गया, और अब यहाँ पर जो है इसे हम लोगों ने संक्रामक सिद्ध किया। तो इसका मतलब अब ये संबंध जो है आपका सममित भी है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि अतः आर इंटरसेक्शन यस एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये आपका सम्मित भी है, संक्रामक भी है, और यहाँ पर स्वातुल्य भी है। तो ये जो संबंध होगा आपका आर इंटरसेक्शन यस, ये एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे सभी लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये आपको दिया गया है, कह रहा है कि यदि x यहाँ पर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये आपको एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि संबंध, यहाँ पर आपको दिया गया है, ये एक रिलेशन दिया गया है a कॉमा बी, यहाँ पर बताया गया है कि a एलिमेंट यहाँ पर है x का और b एलिमेंट है आपका x का, तो a बराबर b एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर जो है आपको ये सिद्ध करना है कि जो a बराबर b दिया गया है ये एक तुल्यता संबंध है, यानी कि यहाँ पर जो है r आपको दिया गया है a कॉमा बी कॉलन, यहाँ पर देखिए a और b ये दोनों यहाँ पर किसके अवयव हैं, इस x के अवयव हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया कि a बराबर जो है वो आपका क्या है, b है, इतना आपको दिया गया है। तो अब सबसे पहले देखिए, आपको पता है यहाँ पर कि कोई भी अगर आप संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए a कॉमा बी है, a कॉमा बी क्या है आपका इस x का एक अवयव है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने a लिया, तो कोई भी संख्या स्वयं के तो बराबर होती है हमेशा, ये तो आपको पता है, कोई भी संख्या हो स्वयं के तो बराबर होगी ही। उसी प्रकार से a जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो वो स्वयं के बराबर होती है। तो इसका मतलब फिर a कॉमा a बिलोंग टू आर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। जैसे आपने 7 लिखा तो ये 7 के तो बराबर होगा ही, आपने 8 लिखा तो ये 8 के तो बराबर होगा ही, ठीक है। कोई भी संख्या हो वो हमेशा स्वयं के बराबर होती है। तो यहाँ पर बराबर की बात हुई थी तो a बराबर a हो जाएगा, इसका मतलब a कॉमा a रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर बिलोंग टू आर। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि यहाँ पर फिर संबंध क्या होगा, आपका स्वातुल्य होगा। तो आप बता सकते हैं कि इसलिए आर जो है ये आपका स्वातुल्य है, इतना हो जाएगा। ये आपका किसके लिए हो गया, स्वातुल्य के लिए हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आर आपका सममित होगा यदि, ये आपका सममित कब होगा, जब यहाँ पर दो अवयव है आपके पास a और b। अगर मान लीजिए आपका a बराबर b है तो आपको पता है कि आप चाहे इसे a बराबर b लिखें या फिर इसे b बराबर a लिखें, क्योंकि अगर कोई दो अवयव आपस में बराबर है तो उसे a बराबर b लिखें या b बराबर a लिखें। तो अगर a बराबर b है और b बराबर a है तो इसका मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, आपका सममित हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता ही है। उसी तरीके से यहाँ पर तीसरा वाला हम लोग चेक करते हैं, r जो है आपका संक्रामक होगा यदि, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक अवयव है a, ये किसके बराबर है b के, और दूसरा अवयव है b जो कि किसके बराबर है c के। तो अगर यहाँ पर a जो है वो b के बराबर है, b आपका c के बराबर है, तो इस स्थिति में फिर आपका a जो है वो c के बराबर होगा कि नहीं। जब दो दो अवयव यहाँ पर आपस में बराबर हैं तो इस स्थिति में जो a होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका c के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए स्वातुल्य हो गया, यहाँ पर ये सम्मित की कंडीशन हो गई और ये संक्रामक की कंडीशन हो गई। तो सम्मित है, संक्रामक है और स्वातुल्य है, तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः R जो है एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध
हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इससे ज्ञात करेंगे, ये आपका हो जाएगा तुल्यता संबंध। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बचा है, अब इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने अभी आपको बताया है। देखिए पूर्णांकों का एक समुच्चय दिया गया है और यहाँ पर बोला गया 3 से विभाज्य है, केवल वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a माइनस बी, अब की बार x माइनस वाई दिया गया। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है इस चैप्टर से, केवल ये बदलेगा और ये बदलेगा, बाकी रहता है सेम ही वहाँ पर, ठीक है। तो आपको कंडीशन याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जब मैं आप सभी को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पर जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके एलवी क्लासेस ऐप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैथ का बूस्टर कोर्स जो है आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही कम प्राइस है उसका, लेकिन वहाँ पर आपको इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगा, बाकी का जो अब आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।